तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। हेलो हेलो, वेलकम टू लेगेसी। अभी हम चालू कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि वर्क प्लेस का मैनेजमेंट किस तरह हो सकता है और किस तरह सारे डिसीजन मेकिंग में सही चॉइस को हम लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव है, वो एक मैनेजर का है। हम ना ही एम्प्लॉय है और ना ही एम्प्लॉयर है। सेकंड चीज, इस पूरे यूनिट को पढ़ते टाइम हमको स्किम थ्रू नहीं करना है, जल्दी करके देख के खत्म नहीं करना है, शांति से सोच के समझते हुए इसको अटेंड करना है, ताकि आप समझ भी पाओ और इवेंचुअली याद और अप्लाई भी कर पाओ। उसके बाद जब इस लेक्चर को देख रहे हैं तो ईयरफोन लगा लेंगे, ताकि आसपास की किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। देखो, जब इस चैप्टर को हम पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वर्क प्लेस में एथिक्स को। उसमें इश्यूज क्या क्या आते हैं वर्क प्लेस में एथिक्स से रिलेटेड, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, गाइडलाइंस क्या होती हैं वर्क प्लेस में एथिक्स को मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉय के लिए ड्यूटी और राइट्स क्या रहती है और फर्म की ड्यूटीज क्या रहती है एम्प्लॉय की तरफ। सो इंट्रोडक्शन क्या होता है, वर्क प्लेस एक्जैक्टली क्या होती है। वर्क प्लेस वो जगह होती है जहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज एक साथ आते हैं, उसको मैनेजर्स एक साथ आते हैं, उनके सुपरवाइजर्स एक साथ आते हैं, डिपार्टमेंट्स अलग अलग एक साथ आते हैं, जिससे स्ट्रेटेजी को आउटपुट में कन्वर्ट करा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट में कन्वर्ट करा जाता है। वर्क प्लेस में अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन, हरेसमेंट जैसी चीजें हो सकती हैं। तो सारे जो डिसीजन है वो एथिकली लिए जाए और किसी के साथ एलियनेशन या हरेसमेंट ना हो, इस चीज को समझने की हम वर्क प्लेस मैनेजमेंट सीख रहे हैं। तो वर्क प्लेस मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या है इसको पढ़ने का, कि किसी भी इंसान को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए जब वो काम कर रहा है, या उससे एलियनेटेड फील नहीं होना चाहिए। एलियनेटेड मतलब सब एक पूरे ग्रुप से अलग तरीके से उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, मतलब उसका हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के साथ। ठीक है। पब्लिक कंसर्न बिजनेस से यूजुअली ये रहती है कि बिजनेसमैन फ्रॉड करते हैं, ब्राइबरी करते हैं, मिजलमेंट करते हैं, गलत तरह की एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, गलत गलत के प्रोडक्ट डालते हैं हमारे खाने की चीजों के अंदर, और हमें बताते नहीं। तो इसीलिए ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को और अच्छा करने की जरूरत है बिजनेस के अंदर। तो वो कैसे होगा, कि जब आप वर्क प्लेस में एक्चुअल डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जब असल में जब काम चल रहा है, उस वक्त आपको सही चॉइस लेनी है। भले आपका बेनिफिट थोड़ा कम हो, लेकिन आप अगर सही चॉइस लेते जाओगे तो एथिकल डिसीजन होते जाएंगे और बेटर चॉइसेस आप लेते जाओगे, और इवेंचुअली आपका प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एथिक्स को वर्क प्लेस में। तीन फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंडिविजुअल के स्टैंडर्ड्स, मैनेजर कोवर्कर्स का इन्फ्लुएंस और अपॉर्चुनिटी फॉर मिसकंडक्ट। इंडिविजुअल के स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, कि जो जो एम्प्लॉय है, अगर वो खुद अपने लाइफ में स्टैंडर्ड रखता है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखता है, मेहनती इंसान है, तो वो जब काम करेगा तो भी कामचोरी नहीं करेगा और किसी को डिफ्रॉड नहीं करेगा। लेकिन अगर वो इंसान खुद ही अपनी लाइफ में कामचोर है, टाइम पे नहीं आता है, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, वो मेहनती नहीं है, तो वो वर्क प्लेस पे भी अच्छी चीज नहीं करेगा, मिसकंडक्ट ही करेगा। मैनेजर और कोवर्कर का इन्फ्लुएंस, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा, उसका जो बॉस है वो मेहनती है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, तो उसको देखकर बाकी लोग भी टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, पंचुअली अपना काम पूरा करेंगे। लेकिन अगर मैनेजर को वर्कर ही अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अपने ड्यूटीज को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर रहे हैं, तो बाकी लोग का भी इनिशिएटिव किया जाता है और वो भी उनके जैसा ही करने लगेंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ मिसकंडक्ट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन नहीं है, कि आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह की चीजें आपको करनी है, किस तरह की चीजें नहीं करनी है। अगर आपने कुछ गलत करा तो कोई और आपकी कहाँ कंप्लेंट कर सकता है, अगर कंप्लेंट होगी तो आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है। अगर आपने ये पूरा सिस्टम बिठा के नहीं रखा है तो कोई ना कोई मिसकंडक्ट करेगा ही करेगा। ये अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो मिसकंडक्ट करने के लिए। तो एक मैनेजर को क्या करना पड़ता है, अगर उसे चाहिए कि वर्क प्लेस में एथिकली डिसीजन लिए जाए, तो उसको ऐसे इंडिविजुअल्स को चूज करना चाहिए जिनकी खुद की वैल्यू एटीट्यूड बहुत अच्छा है। उसको ऐसे मैनेजर को वर्कर्स वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस करे लोगों को और अच्छी चीजें करने के लिए, और उसको आप अप्रिशिएट करो कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको उस मैनेजर को आपको बताना है कि ये गलत हो रहा है, और उसको फिर मतलब सजा डांटा ना जाए कि भाई तुम चुगली कर रहे हो, ऐसा ना हो। आपको एनकरेज करना है लोगों को, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बनाना है, और अपॉर्चुनिटी फॉर मिसकंडक्ट नहीं देनी है। एक मैनेजर को एक कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखना है कि आपको कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, और अगर आपने लिया तो आपके खिलाफ ये एक्शन हो सकते हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये डिफाइन करती हैं कि वर्क प्लेस में एथिक्स होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं पहला फैक्टर में, तो कौन सी ऐसी चीजें रहती हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि उसकी पर्सनल वैल्यूज कैसी रहेंगी। तो अगर मैं इंसान हूं, मेरे साथ कोई बहुत खराब एक्सपीरियंस हो चुका है लाइफ में, अगर मैं अपने जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं उनकी मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, अगर मेरे जो टारगेट्स हैं जो मुझे पूरा करना है बहुत एग्रेसिवली पूरे करने हैं, और अगर मुझे बहुत जल्दी डिसीजन लेने का प्रेशर है, तो उस केस में मैं एथिक्स वगैरह को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ अपना फायदा देखूंगा। इसका एग्जांपल क्या हुआ, कि जैसे मैं सप्लायर्स हैं, मुझे बहुत सारे सप्लायर में से एक किसी को सेलेक्ट करना है, तो जिसने मुझे ब्राइब दे दी अंडर द टेबल, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, तो कंपनी का तो नुकसान हो गया, और सारे सप्लायर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। कस्टमर के साथ कैसे हो सकता है, फिर अनएथिकल चीजें कैसे हो सकती हैं, मैं बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा के उन्हें दूंगा, कस्टमर को चीट करूंगा, गलत एडवर्टाइजमेंट करूंगा। एम्प्लॉय में क्या है कि डिस्क्रिमिनेट करूंगा उनकी हायरिंग और ट्रीटमेंट में। रिसोर्सेज में कैसा हो गया कि रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज करूंगा या टैक्स का इवेजन करूंगा। तो इश्यूज क्या क्या रहते हैं एथिक्स में वर्क प्लेस में। तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, अनएथिकल बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसको ठीक कर दो। प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि जो आप वर्क प्लेस में कोई भी काम जो होता है उसमें डिलेमा फेस होता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है। मैनेजर को अपनी सूझबूझ से चीजों को करना पड़ता है। एग्जाम्पल समझेंगे, अगर मैनेजर डिसाइड करता है कि मुझे कस्टमर्स का फायदा करने के लिए प्राइस कम कर देनी है, तो अगर मैं प्राइस कम कर दूंगा तो जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स है और बाकी इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो बुरा मान जाएंगे, भाई हमारे पैसे कैसे आएंगे। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब रहता है और कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं होती कि एग्जैक्टली क्या करना है। कस्टमर को आपको अच्छी क्वालिटी और प्राइस देनी है, या
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉइज के लिए कि एम्प्लॉइज को डिसिप्लिन से काम करना है, डिसिप्लिन में रखना है, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रेजल देना है, तो आपको आपकी रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके साथ मेंटेन करके रखनी है। तो इस केस में बहुत सारे एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, तो कोई क्लियर रूल नहीं रहता है, और एथिकल इश्यूज जो आते हैं उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं किस बेसिस पर। एक हो गया बिजनेस रिलेशन के बेसिस पर, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, एक होता है कि ऑनेस्टी एंड फेयरनेस को पूरा करने में कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, कम्युनिकेशन सही से नहीं करती कंपनी, डिस्क्रिमिनेशन करती है, हैरेसमेंट करती है। तो एक एक को देखते हैं। बिजनेस रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि बिजनेस पर्सन कस्टमर, सप्लायर्स और दूसरे लोगों को किस तरह से ट्रीट करता है, ठीक है। एथिकल बिहेवियर का मतलब होता है कि आप कंपनी के सीक्रेट रख रहे हो, अपनी ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हो, और खासकर जो मैनेजर रहता है उसके पास ये अथॉरिटी रहती है, अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो एम्प्लॉय के एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर एक मैनेजर है जो बोल रहा है आप अच्छे से काम करिए, बिल्कुल ऑनेस्टली काम करिए, कोई भी दिक्कत आती है तो उसको वहीं पे सॉल्व करनी नहीं होती तो मुझे बताइए, मैं सॉल्व करके दूंगा। वहीं दूसरा मैनेजर है, एग्जांपल समझो, अगर एक टेली का सॉफ्टवेयर यूज करना है, वो अपने एम्प्लॉइज को बोल रहा है कि अपना खुद का लैपटॉप ले आओ, एक पायरेटेड टेली का फ्री में जो आता है उसको डाउनलोड कर लो और उसमें सारी अकाउंटिंग करके मुझे दे दो जिससे मेरे पैसे बच जाए, लेकिन ये इलीगल होता है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉय को प्रेशराइज कर रहा है इस चीज को करने के लिए, तो इवेंचुअली सिर्फ वही अनएथिकल डिसीजन नहीं लेगा, उसके एम्प्लॉइज भी गलत चीजें करने लगेंगे धीरे धीरे करके, और कंपनी को इवेंचुअली बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लॉन्ग रन में आपको सही, फेयर एंड ट्रूथफुली एक्ट करना है जिससे आपको एक अच्छा कस्टमर बेस बच जाए, जिससे आप प्रॉफिट बना सको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल को चूज करना पड़ता है कि मैं अपना फायदा देखूं कि कंपनी का फायदा देखूं, तो मैं अपना ही फायदा देखूंगा उस केस में। असल में कैसा होना चाहिए, हार्मोनियस होना चाहिए, कंपनी का फायदा होना चाहिए, मुझे अच्छे से काम करना है ताकि मुझे अपनी सैलरी और ज्यादा मिले, मुझे और ज्यादा इक्विटी का परसेंटेज मिले। एग्जांपल से समझेंगे कि अगर मेरा बेटा है, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं और मुझे किसी एक पर्टिकुलर टूल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को चाहिए और मेरा बेटा वही टूल बनाता है, तो मैं बाकी सब सप्लायर को साइड करके अपने बेटे का फायदा करने की सोच सकता हूं। इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये इशू होता है मैनेजमेंट में। फिर फेयरनेस और ऑनेस्टी क्या होता है कि इसके हार्ट में क्या होता है बिजनेस सर्विस के, कि जो डिसीजन मेकर है, जो फैसला ले रहा है, जो मैनेजर है, उसकी वैल्यूज कैसी है। कम से कम ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप जो लॉज एंड रेगुलेशन उसको पूरा करेंगे, उसके बियॉन्ड आपको किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, कस्टमर को, एम्प्लॉय को, क्लाइंट को, कॉम्पिटिटर्स को, कुछ आपको गलत नहीं करना है, किसी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन, डिसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है, कोर्शन नहीं करना है। कोर्शन का क्या मतलब होता है कि आप किसी ने हाँ तो बोला है, आप किसी की हामी ले रहे हो, लेकिन एट गन पॉइंट बाय फोर्स आप किसी से हाँ बुलवा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना। सबके पास फ्री विल होनी चाहिए। एग्जांपल, एक जापानीज मोटर्स की कंपनी थी मित्सुबिशी मोटर्स, इसने क्या करा था, 20 साल तक जो कस्टमर की कंप्लेंट आ रही थी किसी को पता नहीं चल रही थी, ताकि उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी ना हो। एक और चीज में आती है कि जो कंपटीशन होता है वो आपको मेंटेन करके रखना है। किसी भी मार्केट में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, अगर मोनोपोली हो जाती है तो नए एंट्रेंट्स को मौका नहीं मिलता और मार्केट को डोमिनेट करता है एक पर्सन, जो कि अच्छा रहता है। एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो गलत तरीके से डिस्ट्रप्टिव एडवर्टीजमेंट करती हैं, वो बताती हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि वो असल में नहीं हो पाता है। तो उसको सॉल्व करने क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिक अथॉरिटीज होती हैं जो चेक करती है कस्टमर का, जो कस्टमर को कंपनी प्रोडक्ट दे रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, और जो क्लेम वो कर रही है उसकी क्लेम की इफेक्टिवनेस कैसी है। एग्जांपल समझो, यामी गौतम ने पहले फेयर एंड लवली की एड करती थी, वो कभी पहली फिल्म जैसी दिखती नहीं थी, हम बचपन से उसको देख रहे हैं वो ऐसी दिख रही है, ठीक है। फिर एक और इसमें पॉइंट आती है कि प्रोडक्ट की जो लेबलिंग होती है उसमें सही चीजें, सही इंग्रेडिएंट्स दिए रहने चाहिए। अगर आप सिगरेट बेच रहे हो तो उस पर लिखा होना चाहिए कि उससे आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा, जैसे लेबल पड़ेगा। इंडिया एक कैंपेन चालू करी थी फूड फार्मा ने। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि आप किसी लोगों में हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हो, डिफरेंटली ट्रीट करते हो, किसी को फेवर करते हो, किसी को नहीं करते हो, लेकिन ये एक इंडिविजुअल मेरिट पर बेस नहीं रहता है। किस पे बेस रहता है, किसी एज, जेंडर, रेस, रिलीजन या किसी स्टेटस पे बेस रहता है। यहाँ पे इनजस्टिस करा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी नहीं मेंटेन करी जाती है। तो आप अलग अलग तरीके से बेनिफिट या नुकसान पहुंचा रहे हो किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को, जो कि किसी मेरिट पर बेस्ड नहीं, उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जब आप डिस्क्रिमिनेशन देखते हो तो कई तरह का, तो तीन चीजें इसमें होती हैं। पहली क्या होती है कि आप डिसीजन किसी के अगेंस्ट ले रहे हो, या आप किसी के लिए डिसीजन ले रहे हो, या किसी को प्रमोट या डिमोट कर रहे हो जो कि किसी एक पर्टिकुलर मेरिट पे बेस नहीं है, किसी सीनियरिटी पे, क्वालिफिकेशन बेस नहीं है, अपनी मन मर्जी से आपकी सुपरस्टिशन के बेसिस पर किसी को प्रमोट या किसी का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि ग्रो होती रहती हैं। तो किस तरह की प्रैक्टिस होती है, 5 तरह की प्रैक्टिस होती है। एक होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रैक्टिसेस, एक होती है स्क्रीनिंग, प्रमोशन, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डिसमिसल। एक एक देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम देख रहे हैं अलग अलग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को। पहला होता है रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस। क्या होता है, जब वर्ड ऑफ माउथ से आप रिक्रूटमेंट करते हो, मतलब जो आपका करंट लेबर फोर्स है उसके रिकमेंडेशन पर आप किसी और बंदे को लेते हो, तो आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों जो ऑलरेडी आपके यहाँ पर हैं उसी ग्रुप के लोगों को ही आप रिक्रूट करते हो। जब आप ऐसा करते हो तो जो, जैसे आपने बोल दिया कि मैं हम सिर्फ हमारे जॉब पे आदमियों को ही रखेंगे, तो आपने डिस्क्रिमिनेट किसके खिलाफ कर दिया, विमेन और माइनॉरिटीज के खिलाफ आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया। स्क्रीनिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है जॉब क्वालिफिकेशन और एक होता है जॉब इंटरव्यू। जॉब क्वालिफिकेशन मतलब अगर मुझे ईंटें लगानी है कहीं पे और मैं बोल रहा हूँ ईंटें वही लगा सकता है जिसने कम से कम बीकॉम करा हो, अरे उस डिप्लोमा की जरूरत ही नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर जॉब इंटरव्यू का क्या मतलब होता है कि जब आप रूटीनली किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हो। अगर आपने बोला कि नर्स की जॉब है तो आप सिर्फ विमेन का ही एप्लीकेशन ले रहे हो, सारे आदमियों को अलग कर दे रहे हो, तो ये आपने एक पूरी क्लास का डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। फिर प्रमोशन प्रैक्टिसेस, इसमें क्या होता है, जब आप जॉब को प्रोग्रेशन या ट्रांसफर करते हो तो सिर्फ आप उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहे हो जो कि मान लो आदमी है, तो आपने विमेन और माइनॉरिटीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर दिया। और ये आपने जो प्रमोशन हो रहा है किसी मेरिट पे बेस नहीं है, आपके सब्जेक्टिव रिकमेंडेशन के हिसाब से जो सुपीरियर को सही लगता है उसको प्रमोट कर देता है। वर्क कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अगर किसी ने सेम अमाउंट ऑफ काम करा है तो उसको सेम अमाउंट ऑफ पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आप बात करेंगे कि भाई आपने डिस्क्रिमिनेशन करा है। अगर आप कोई कंपनी है जो कि फेयर वेजेस और ट्रीटमेंट नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे उसने डिस्क्रिमिनेशन करा है, जिसको उसने सेम पेमेंट नहीं दी है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्या मतलब होता है,
सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है कि अगर आप कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट उसने किसी और को दे दिया कि आप ये पार्ट करके मुझे दे दो। कई बार क्या होता है, स्वेट शॉप्स होती हैं, कई ऐसी कंट्रीज रहती हैं जहाँ पे पूरी असेंबली लाइन लगी रहती है, जो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज हो सकती है, जहाँ पे स्टिचिंग मैनुअल काम कराए जाते हैं। कई बार देखा जाता है जब अनऑर्गेनाइज रहता है मार्केट, तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर को कराया जाता है, और जो मैनुअल काम है उनको डरा धमका के उनसे काम कराया जाता है। तो इस तरह के मार्केट्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है, ब्लैकलिस्ट और पेनलाइज करने की जरूरत होती है अगर यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग करी तो। ये भी कंडीशन ऑफ वर्किंग का एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी का ये इशू रहता है कि अगर आप स्वेट शॉप्स कर रहे हो तो ये नहीं करना चाहिए। फिर किसी मैनेजर को अगर स्वेट शॉप कोई कर रहा है तो वहां पे सब कॉन्ट्रैक्ट देना ही नहीं चाहिए। अगली चीज होती है डिसमिसल। डिसमिसल का क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी को ले ऑफ कर रहे हो, किसी को निकाल रहे हो ऑर्गेनाइजेशन से, वो किस बेसिस पर आप निकाल रहे हो कि वो किसी पर्टिकुलर रेस का या पर्टिकुलर जेंडर का है, उसके हिसाब से निकाल रहे हो। अगर मान लो आप सीनियरिटी पे रिलाई कर रहे हो कि जो सीनियर है उसको हम नहीं निकालेंगे और जो जूनियर है उसको निकाल देंगे, लेकिन सीनियर कौन होगा, पहले तो अपने विमेन और माइनॉरिटी को अपने लगाया नहीं, तो सीनियर सिर्फ आदमी आदमी हो पाएंगे, तो फिर आप किसको निकालोगे, सिर्फ विमेन और माइनॉरिटी को निकालोगे, तो ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। फिर हरासमेंट। हरासमेंट का क्या मतलब होता है, आप किसी को इंटिमिडेट करते हो, परेशान करते हो वर्क प्लेस के टाइम पे। दो तरह की हरासमेंट हो सकती है, एक होती है मेंटल हरासमेंट और एक होती है सेक्सुअल हरासमेंट। मेंटल हरासमेंट में क्या होता है कि आप इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो कि किसी को आप कुछ गलत चीज कमेंट कर रहे हो, गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, उसको परेशान कर दे रहे हो आप, उसे कहते हैं मेंटल हरासमेंट। फिर सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है कि आप सेक्सुअल डिमांड्स करते हो किसी एक इंडिविजुअल से और कहते हो कि अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपको जॉब में बेनिफिट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, रेज मिल सकता है, इवन आपको जॉब दूसरी मिल सकती है अगर आप मेरी बात मानोगे। ये साइकोलॉजिकल हार्म कर देता है और वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम और डिग्निटी को वायलेट करता है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या तरीका निकाला गया कि सिर्फ एम्प्लॉय को ही, जो ये गलती कर रहा है उसको पनिश नहीं करा जाएगा, जो एम्प्लॉयर है उसको भी पनिश करा जाएगा, क्योंकि आपने अच्छी इन्वायरमेंट नहीं बनाई अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपने सही रूल नहीं बनाए। एक केस लॉ हुआ था विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें किसी एक इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ने किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया था, तो सिर्फ एम्प्लॉय को नहीं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को रिस्पॉन्सिबल माना गया था और दोनों को जेल भेजा गया था। और ये बात बताई गई थी कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट रिड्रेसल कमिटी बनाना मस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कॉर्पोरेट में पॉस्ट कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। अभी हम देख रहे हैं कि एथिक्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी रहता है। तो क्यों जरूरी होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स को मेंटेन करना जरूरी होता है। सारी चीजों के ऊपर आते हैं एथिक्स। अगर आप एथिक्स के हिसाब से सारे डिसीजन लोगे तो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर एथिक्स नहीं होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अगर एथिक्स नहीं रहेंगे तो जो एम्प्लॉय है वो अनएथिकल डिसीजन लेंगे, गलत डिसीजन लेना चालू कर देंगे, गलत तरीके से काम करना चालू कर देंगे। अगर हम ऐसा एथिक्स के हिसाब से डिसीजन नहीं लेंगे तो लोग विसिल ब्लोइंग करने लगेंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इंटरनल फोरम नहीं है जहाँ पे गलत चीज को की कंप्लेंट करी जा सकती, तो लोग अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी पे जाकर पुलिस कंप्लेंट करने लगेंगे बार बार जाके। फिर आपके पास अपने टॉप लेवल के जो लोग हैं उनको रिक्रूट आप नहीं कर पाओगे, और जो होंगे वो छोड़ के जाने लगेंगे, उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। आपकी रेपुटेशन कम होगी इंडस्ट्री में और आपको बार बार लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी चली जाएगी मार्केट में से। अब एथिक्स को मेंटेन करने के लिए कुछ क्या क्या गाइडलाइंस रहती हैं, तो 10 गाइडलाइंस होती हैं। क्या क्या होती है देखते हैं। कि आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसका क्या मतलब हुआ, दो टाइप के कोड्स होते हैं, एक होता है कोड ऑफ कंडक्ट, एक होता है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि एक्शंस आपको किस तरह से लेने हैं, उसका एक कोड बना दिया कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। और कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है कि आपको डिसीजंस कैसे लेने हैं, इस तरह के डिसीजन लेने हैं और इस तरह के डिसीजन नहीं लेने, लेकिन उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता है। कैटेगरीज बताती जाती है कि किस तरह की चीज अच्छी होती है, किस तरह की चीज बुरी होती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट का एग्जांपल क्या होगा, आप कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको ड्रग्स नहीं लेनी है, जो सुपीरियर ने बोला उसको पूरा करना है, आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई देना है, किसी और से पर्सनल गिफ्ट आपको नहीं लेना है। एस्टैब्लिश ओपन कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ कि आपको एक ऐसी एथिक पॉलिसी बनानी है जिसमें आप फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेन करो लोगों को, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग करो लोगों की, कि बात अच्छी तरीके से कर सके, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी को बुरा ना लगे आपकी बात से। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, हर इंसान से डील करने के लिए ग्रे एरिया रहता है, आपको हर इंसान से डील करना आना चाहिए। उसके लिए हमको ट्रेन करेंगे लोगों को, किस तरह बात करनी है वो ट्रेन करेंगे। फिर आप जब कोई भी एथिकल डिसीजन लो तो एक इंडिविजुअल को डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पूरे ग्रुप को एक साथ आके डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और अनफेयर बायस का चांसेस हट जाएगा। उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है मैनेजमेंट को दूसरे मैनेजमेंट प्रैक्टिस के साथ। जब आप किसी भी काम की प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हो, तभी आपको एथिकल वैल्यूज को अपने दिमाग में रखना है, ताकि आप जो प्लान बना रहे हो उसमें ही आपकी सारी चीजें पूरी हो जाए। फिर क्रॉस फंक्शनल टीम्स को आपको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचआर के जो लोग हैं वही एथिक्स की प्लानिंग कर रहे हैं, एचआर हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, सारे अलग अलग टाइप, अलग अलग फंक्शंस के लोगों को आपको एक साथ लाना है, और फिर आपके प्रोग्राम को, जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसको फाइनल करना है। उससे उन लोगों को पार्टिसिपेशन लगेगा, उनको लगेगा कि ओनरशिप की फीलिंग आएगी उनके अंदर। फिर आपका ओबुड्समैन को अपॉइंट करना है। ओबुड्समैन क्या होता है, तो बैंकिंग ओबुड्समैन का लेक्चर लेगेसी चैनल पर डला हुआ है। तो ओबुड्समैन क्या होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो कोऑर्डिनेट करता है सारे डेवलपमेंट को, एक इंस्टीट्यूशनलाइज करता है मोरल वैल्यूज को। उसके पास जाके लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इन कॉन्फिडेंस, मतलब किसी और को पता नहीं चलेगा मैंने उससे क्या पूछा है, उससे एडवाइस ले सकते हैं। बैंकिंग ओबुड्समैन क्या होता है, आरबीआई हर बैंक को तो रेगुलेट नहीं कर सकता, तो उसने बैंकिंग ओबुड्समैन लगा दिया, जहां पे कस्टमर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं और अपनी ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। ओबुड्समैन बैंक्स को डायरेक्ट करता है, उसी तरह ओबुड्समैन जो अगर कोई गलत चीज हो रही है तो उसको ठीक करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके पास पावर होती है इस चीज को करने की। फिर आपको ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है जहां पे एनकरेज करते हैं एम्प्लॉइज को कि अगर आपको लगता है कि कोई एथिकल वायलेशन हो रहा है, कोई गलत चीज हो रही है, तो उसको आप ऑब्जर्व करो और रिपोर्ट करो। एक टिप बॉक्स बना दो जिसमें आपको बिना नाम लिखे सिर्फ ऐसी स्लिप डालनी है कि भाई ये चीज गलत हो रही है, मैनेजर उसको देखता रहेगा रेगुलरली।
फिर आपको रेगुलरली अपडेट करता रहना है अपनी पॉलिसी और प्रोसीजर्स को। कौन से बिहेवियर, किस तरह से आप चाहते हो कि लोगों को बिहेव करना है, किस तरह चाहते हो कि नहीं बिहेव करना है, उस तरह से आपको कंटिन्यूअसली अपनी पॉलिसीज को अपडेट करते रहना है। मान लो आप चाहते हो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक कम्युनिटी इवेंट ऑर्गेनाइज करो, जो एम्प्लॉयज वहां पे जाएंगे उनको हम ज्यादा पैसे देंगे। तो इस तरीके से आप उसको एक्चुअल में कर पाओगे, सिर्फ बातों से ऊपर होकर। फिर आपको ग्रीवेंस पॉलिसी इंक्लूड करनी है, किस तरह कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है उसको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि किस तरह से काम करना है। अगर ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ बोल दिया, अगर उस जो स्टैंडर्ड्स आपने बनाया उसको खुद को भी उनको फॉलो करना चाहिए, और अगर कोई गलती होती है तो उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, एम्प्लॉय की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या रहती हैं, तो देखेंगे एम्प्लॉय की जो राइट्स एंड ड्यूटीज रहती हैं, तो ड्यूटी क्या रहती है एम्प्लॉय की कि उसको काम करना जरूरी है। अगर उसको कोई भी राइट चाहिए तो उसको उसका जो डिजायर्ड काम है, जो अग्रीमेंट में उसने साइन करा है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और राइट होते हैं एम्प्लॉय के पास चार। पहला होता है कि जो प्रपोजल है, जॉब लेना या नहीं लेना, उसका उससे राइट करता है, या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा, सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट, जहां पर आप काम कर रहे हो उसमें आपकी जान वान नहीं चली जानी चाहिए, अच्छी एक ठीक ठाक लेवल की वर्किंग कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। फिर इक्वल पे की, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ काम करोगे तो आपको सेम अमाउंट ऑफ पैसे मिलने चाहिए किसी और एम्प्लॉय के साथ, डिस्क्रिमिनेशन आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। और जॉब प्रमोशन, अगर जो अग्रीमेंट है उसमें लिखा है कि आप 1 साल 2 साल 3 साल काम कर लोगे और अपने हमको इनिशिएटिव दिखेगा आगे के लिए तो हमको प्रमोट करेंगे, तो आप किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन डिनाई नहीं कर सकते, ये एम्प्लॉय का राइट रहता है। तो ये होती है राइट्स एंड ड्यूटीज एम्प्लॉय की। अभी जब एग्जांपल समझेंगे कि एक इंसान था जो कि काम कर रहा था किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे रेलवे में काम कर रहा था और 500-600 लोग एक डिपार्टमेंट काम कर रहे थे, उसमें किसी एक इंसान को एलर्जी हो गई, तो उसने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई ने मुझे वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं दी, मुझे बीमारी हो गई इस वजह से। कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, सिर्फ एक इंसान को अगर कोई चीज हुई है तो इससे हम कंपनी को परेशान नहीं करेंगे, कंपनी को अपना प्रोडक्टिव काम करने की इंडिविजुअल होनी की सहूलियत मिलनी चाहिए, इसलिए कोई कॉम्पनसेशन उस इंसान को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब बहुत सारे लोगों के साथ कोई चीज गलत होती है तब हम बोलते हैं कि वर्किंग कंडीशन का वायलेशन है। सिर्फ एक इंसान को कोई चीज हुई ऐसा नहीं, आपका मेन काम करना है, इस बात को ध्यान रखना है। आपको एम्प्लॉय को सिर्फ कॉम्पनसेशन, कंपनी से कॉम्पनसेशन नहीं निकालना है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज को फैक्टर करने का क्या मतलब हुआ कि हमें दोनों चीज को समझना है। अगर आप राइट चाहते हो तो आपको पहले ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, अगर आपने ड्यूटी नहीं करी तो आपको राइट के लिए भी राइट नहीं मिलता है। ठीक है, समझो, एग्जांपल समझेंगे। अगर आप चाहते हो कि वेजेस आपको इक्वल मिले तो आपको पहले उतना काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे मेडिकल बेनिफिट, एज एन एम्प्लॉय आप चाहते हो कि मुझे मेडिकल बेनिफिट मिले, प्रोविडेंट फंड मिले, अलाउंसेस मिले, तो आपको जो बेनिफिट मिल रहा है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको डिलीजेंटली काम करना पड़ेगा, ध्यान से काम करना पड़ेगा। आप चाहते हो कंपनी आपको 1 लाख रुपए खर्च करेगा, आपको 2 लाख रुपए कंपनी को कमा के देने पड़ेंगे। फिर हॉलीडे, कैजुअल लीव्स एंड सिक लीव्स, आप चाहते हो कि मुझे छुट्टियां मिले, तो आपको जो जब छुट्टी नहीं मिल रही है तो आपको अटेंडेंस आपकी पूरी रखनी है। अगर आप तब भी छुट्टी ले रहे हो फिर आपको और भी छुट्टी चाहिए तो ऐसा नहीं होगा। फिर फ्रीडम ऑफ थॉट, आप चाहते हो कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात कर सकूं, अपनी कंप्लेंट्स रख सकूं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकूं, तो आपको फिर उसको मिसयूज नहीं करना है। आपको गलत तरीके से सुपीरियर को परेशान करने के लिए, अपने आप को पब्लिसाइज करने के लिए यूज नहीं करना है, आपको उसको अच्छी तरीके से यूज करना है। तो अगर आपको कोई राइट चाहिए तो आपको पहले ड्यूटी को पूरा करना पड़ेगा, तभी आप उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ फॉर्म की ड्यूटी क्या क्या रहती है? तू भूल गई? सुन सुन इधर बेटे बात सुन। तो अभी हम देखेंगे कि फर्म की ड्यूटी क्या क्या रहती है एम्प्लॉय की तरफ। तो फर्म की बेसिकली दो ड्यूटीज रहती हैं कि उसे वेजेस और वर्किंग कंडीशन अच्छी रखनी है, और अच्छी के साथ साथ क्या रखनी है, फेयर रखनी है। फेयर रखने का क्या मतलब हुआ कि जो वेजेस आपने डिसाइड करी वो मार्केट के हिसाब से रहनी चाहिए, जितना काम करा उसके हिसाब से वेजेस रहनी चाहिए, और फेयर रहनी चाहिए। वर्किंग कंडीशन भी फेयर रहनी चाहिए, सही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि भाई आपको यही काम करना पड़ेगा, जैसी कंडीशन है वैसी कंडीशन में काम करो। किसी को भी फोर्स करके आपको काम नहीं करना है, फेयरनेस के साथ आपको लोगों के साथ काम करना है। तो देखेंगे जो एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है किसी फर्म से, वो एक फर्म की ड्यूटी रहती है। तो फर्म की ड्यूटी थ्री फोल्ड रहती है। पहले तो वेजेस अच्छी प्रोवाइड करनी है, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करनी जब कोई इंसान आपके यहाँ पे काम कर रहा है, और उसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए एम्प्लॉय को काम करने के बाद। जॉब सेटिस्फेक्शन अभी हम आगे देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन का लेवल कितना रखना है, उसका एक्सटेंड कितना रखना है, कितना स्पेशलाइजेशन रखना है और कितना नॉर्मल मैनुअल काम रखना है, कितना क्लरिकल काम रखना है, उसकी डिग्री हमें डिटरमिन करनी पड़ती है, जिससे हमें जॉब सेटिस्फेक्शन देना पड़ता है एम्प्लॉय को जब वो हमारे यहाँ काम कर रहा है। तो पहली चीज देखेंगे क्या क्या ड्यूटी रहती है वेजेस की। वेजेस का क्या मतलब होता है, एक एम्प्लॉयर के लिए वो एक खर्चा है, लेकिन एम्प्लॉय के लिए क्या है कि वो उसका उसकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए जो उसे पैसे मिल रहे हैं वो उसके लिए उसका मीन्स है। तो एम्प्लॉय चाहता है कि उसे ज्यादा मिले क्योंकि उसकी फैमिली को सपोर्ट करना, और एम्प्लॉय चाहता है कि कम से कम दे। तो कितनी एक्जैक्टली वेजेस रखनी है, तो फेयर वेजेस कितनी रहेगी कैसे डिसाइड करेंगे? तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको यूज करते हैं हम डिसाइड करने के लिए कि सैलरी कितनी रहेगी। पहला होता है कि इंडस्ट्री या एरिया में क्या होता है कि इंडस्ट्री से हमें एक्जैक्टली पता नहीं चलता है। इंडस्ट्री मतलब जहां पे इसी सिमिलर टाइप की इंडस्ट्री, सिमिलर टाइप के और जब बहुत सारे सेलर्स को आप मिला देते हो तो इंडस्ट्री बन जाती है। तो उस एरिया में हमें एक्जैक्टली पता नहीं चलता है कि कितनी हमें वेजेस डिसाइड करनी है, लेकिन करीब करीब आइडिया हमें लग जाता है, रफ आइडिया लग जाता है कि कितनी होनी चाहिए। और जितनी सैलरी रहेगी उससे उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग और रीजनेबली अपनी फैमिली को और खुद को सपोर्ट करने के लिए उसके पास पैसे मिल जाने चाहिए। फिर फर्म की कैपेसिटी, मतलब अगर कोई फर्म है जो कि प्रॉफिट कमा रही है तो उसे ज्यादा पैसे देने चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन अगर उसके प्रॉफिट कम है तो थोड़ा कम भी पैसे देगी तो चलेगी। लेकिन अगर फर्म के पास प्रॉफिट है, पैसा है, लेकिन फिर भी वो लोगों को पैसे नहीं दे रही है तो उसे एक्सप्लॉइटेशन कहा जाएगा, वो अच्छी बात नहीं होती। फिर नेचर ऑफ द जॉब, अगर कोई ऐसी जॉब है जहां पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ज्यादा रिस्क लेनी पड़ रही है, हेल्थ की रिस्क है, मेंटल बर्डन बहुत ज्यादा, इमोशनल बर्डन बहुत ज्यादा है, तो आपको ज्यादा पैसे वहां पर मिलने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है, कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन अगर कोई लेबर है जो कि ईंटें लगा रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, और वहीं पे एक इसरो के चीफ है या सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इंडिया के, तो उनका काम में एफर्ट ज्यादा है, उसमें रिस्क ज्यादा है, उसमें लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो फिर उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर मिनिमम वेजेस लॉस, हमने एचआरएम के जो लेक्चर्स है पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है लेगेसी चैनल पे,
तो उसमें हमने देखा है अलग अलग वेजेस के लॉज होते हैं जो बताते हैं कि कम से कम इतनी वेजेस इंडिया में आपको देनी पड़ेंगी। फैक्ट्रीज एक्ट होता है, वेजेस एक्ट होता है, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करनी पड़ती है कि कम से कम इतनी वेजेस रहनी चाहिए। फिर रिलेटेड टू अदर सैलरीज मतलब क्या, सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट में नहीं, कोई और डिपार्टमेंट, मान लो कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं डॉक्टर हूं और दूसरा बंदा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन करीब करीब सिमिलर पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि उसमें कम्युनिटी डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर कि करीब करीब जितने उसे पैसे मिल रहे हैं जॉब के, करीब करीब दूसरे प्रोफेशन में भी उतने ही पैसे मिलने चाहिए, उससे रिलेटेड पैसे मिलने चाहिए। फिर फेयरनेस ऑफ नेगोशिएशन, जब कोई जॉब लेता है तो नेगोशिएट करता है, टर्म्स बताता है कि मैं इतने पैसे लूंगा, फिर एम्प्लॉयर बोलता है नहीं मैं इतना ही दे सकता हूँ। तो वो जो नेगोशिएशन होता है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गन रख दिया, बोले कि साइन कर कि तू यहाँ पे जॉब करेगा, जो तेरे को गोली मार दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को परेशान करके, डिफ्रॉड करके, अपनी इग्नोरेंस में या डिसीट करके आपको उसकी नेगोशिएशन नहीं पूरी करनी है। अगर किसी एक पर्टिकुलर जॉब में रिस्क ज्यादा है, आपके सिक्योरिटी कम प्रोवाइड करे, तो आप उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। फिर लोकल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है कि एरिया स्पेसिफिक पैसे लगते हैं। अगर कोई इंसान है, मैं बैतूल से हूँ, तो अगर बैतूल मध्य प्रदेश में कोई काम कर रहा है तो उसको 30,000 रुपए में वो अपने आराम से जीवन जी सकता है। लेकिन अगर वो पुणे में रहता है, 30,000 रुपए अगर विद फैमिली रह रहा है, तो 30,000 रुपए का तो रेंट ही लग जाएगा यहाँ पे। तो जिस एरिया में वो रह रहा है वहां पे उसके और उसके चार और फैमिली मेंबर्स को की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए जितना पैसा रहेगा, उतना कम से कम पैसा आपको उसको देना है। हाउसिंग, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, चाइल्ड केयर, एजुकेशन वगैरह जो चीजें रहती हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से डिटरमिन करती हैं। फिर दूसरी चीज आ गई हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कि फर्म की ड्यूटी रहती है एम्प्लॉय की तरफ। तो हेल्थ एंड सेफ्टी क्या हुई कि आपको उसको इक्विपमेंट देना है, केयर देना है, ध्यान रखना है कि उसको कोई चोट वोट ना लग जाए, आपको वेजेस सही रखनी है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन जॉब के बारे में प्रोवाइड करके रखनी है, उसको ट्रेन करना है, कॉम्पिटिटिव वेजेस देनी है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी में देखेंगे कि कई सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो कई बार इंजर हो जाते हैं और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है जब वो काम कर रहे होते हैं। क्यों होता है कि आपको शॉक लग गया, उसकी वजह से हो गई, जो डस्ट होती है काम करते टाइम वो आपके लंग्स में चली गई, पॉइजन आपको जहर चला गया, रेडिएशन हो गई, इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं। तो एग्जांपल समझेंगे कि ये जो ये रिस्क होती है ये अनअवॉइडेबल होती है। अगर कोई रिस्क ड्राइवर है तो उसको पता है कि जब मैं ड्राइव करूंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है रेस के टाइम पे, तो उससे इन्फॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयर की तीन ड्यूटीज होती है। पहली चीज कि एम्प्लॉय को जब जॉब ज्वाइन करी नहीं है उसने, उसके पहले बता दें कि भाई ये रिस्क हो रही है, इन्फॉर्म करना। दूसरी चीज कॉम्पेंसेट करना, अगर वो रिस्क ज्यादा ले रहा है तो अज्यूम करा अगर रिस्क, तो उसको थोड़े ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे, कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा उस रिस्क के लिए। तीसरी चीज एम्प्लॉय को फ्रीली अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए कि या तो वो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे, ऐसा गन पॉइंट पे नहीं कि भाई तू एक्सेप्ट करनी तो ठोक दूंगा तुझे, इस तरह की चीजें। अब कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं कि वेजेस यूजुअली कम होती है, कम पैसे मिलते हैं उन इंडस्ट्रीज में जो कि कॉम्पिटेटिव नहीं होती, जहां पे एक ही या कुछ ही सेलर्स होते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते। ऑल्सो जब कोई इंडस्ट्री होती है जिसमें मोनोपोली रहती है, तो हेल्थ रिस्क वगैरह जो होती है उसके लिए भी कॉम्पेंसेट नहीं करा जाता पूरी तरीके से, क्योंकि नॉलेज ही नहीं होता है कि हेल्थ रिस्क होती है। एग्जांपल जो माइनिंग इंडस्ट्री होती है उसमें मैंगनीज जो रहता है हवा में रहता है, उसकी वजह से हमारे जो वर्कर्स रहते हैं उनको हेल्थ रिस्क होती है, लेकिन बहुत साल तक वो पता ही नहीं चला था। फिर कई बार क्या होता है कि वर्कर्स रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है रिस्क क्या है असल में। जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसमें बहुत टाइम, एफर्ट और पैसा लगता है। ये मैंगनीज वाला एग्जांपल देख लो, सालों की स्टडी हुई, उसके बाद पता चला कि भाई इससे हेल्थ पे गलत इफेक्ट होता है और बहुत मेजर इफेक्ट होता है, तो ये बहुत कॉस्टली होता है। तो वर्कर्स तो कर नहीं सकते, वो तो अपना काम करेंगे। अगली चीज होती है, कई बार वर्कर्स जो होते हैं उनके पास वो डेस्परेशन में जॉब लेते हैं, मजबूरी में जॉब लेते हैं, उनके पास अल्टरनेटिव कोई होता नहीं है, तो जो और रिसोर्सेज कोई होती नहीं है, तो जो जॉब मिलती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स रहते हैं। उसके बाद ये तीन कंडीशन जो हमने बताई, कौन कौन सी तीन कंडीशन है कि एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है पहले से, कॉम्पेंसेट करना है और एम्प्लॉय फ्रीली एक्सेप्ट करने की स्थिति में होना चाहिए, या तो हाँ बोले या तो ना बोले। अगर ये तीनों पूरी आपने नहीं करी है तो हम नहीं बोलेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फेयरली है, और फर्म की ड्यूटी है कि उसको फेयरली हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, ये करना है। तो वर्क प्लेस में एम्प्लॉयर और मैनेजर का एक काम होता है कि उसको रिस्क को कम से एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, पूरी कभी खत्म नहीं कर सकता, तो उसको स्टडीज को फंड करना है और वर्कर्स को इन्फॉर्म करना है कि भाई देखो काम ऐसा होता है, इसमें ये रिस्क हो सकती है, और कॉम्पेंसेट करना है अगर कोई रिस्क ले रहा है तो। अगर कोई ज्यादा रिस्क ले रहा है तो रिस्क प्रीमियम उसको देना है, उसको ज्यादा पैसे देने हैं जो कि किसी और इंडस्ट्री से कॉम्पिटेटिव हो। एग्जांपल समझेंगे कि एक माइनिंग इंडस्ट्री है और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, दोनों अलग अलग इंडस्ट्री है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किसी को बहुत मेजर चोट लग जाती है तो उसको 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन मिलता है, उसी तरह माइनिंग इंडस्ट्री में भी करीब करीब सेम मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमको फिर एम्प्लॉयर की एक और ड्यूटी रहती है कि हेल्थ एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम उसको प्रोवाइड करे, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करे। फिर जो एम्प्लॉयर है उसको कलेक्ट करनी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जॉब की, और वर्कर्स को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी कि आप और सीखो जॉब के बारे में, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर अगली ड्यूटी रहती है जॉब सेटिस्फेक्शन की। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान आपके यहाँ काम करता है, अगर उसे ऐसा लगता है जो मैं काम कर रहा हूँ उससे वैल्यू जनरेट हो रही है, उससे मैं भी खुश हो रहा हूँ और दूसरे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको जॉब करने में और अच्छा लगेगा, जिसे कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जो सारी जॉब्स रहती हैं वो असल में क्यों कराई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए, किस तरीके से इफेक्टिवली पूरा करने के लिए, और वो हम कैसे करते हैं, स्पेशलाइजेशन के थ्रू करते हैं। मतलब जो पूरी जॉब होती है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, और वो जो एक छोटा हिस्सा होता है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को दे दिया जाता है, तो वो उस एक ही चीज को बार बार करता है, तो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाता है। और उसको करने के लिए हम भी प्रोफेशनल्स हायर करते हैं जिनने उसकी पढ़ाई करी रहती है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स एक पार्ट हो गया, मैनेजमेंट एक पार्ट हो गया, परचेस एक पार्ट हो गया, सेल्स एक पार्ट हो गया, रिसर्च एक पार्ट हो गया। तो स्पेशलाइजेशन के लिए हम जाते हैं। स्पेशलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है हॉरिजॉन्टली, एक होता है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली में क्या होता है कि हम जो टास्क है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और छोटा काम कर देते हैं, एक ही चीज करनी है आपको, तो आप उसी चीज को बार बार करते हो तो अच्छे होते जाते हैं उसमें। और वर्टिकली में क्या होता है, वर्टिकली में क्या होता है कि हम कंट्रोल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब हम एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हटा के उसको एक छोटे से डिपार्टमेंट का हेड बना देते हैं मैनेजर को, तो उसका पूरा फोकस एक ही जगह पे जाता है, तो वो अच्छे से काम करके देता है हमें। ठीक है, जॉब स्पेशलाइजेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवल पे काम करता है और रिपीटेटिव सिंपल टास्क करता है। यहाँ पे जो लो लेवल क्लरिकल जॉब्स होती हैं
उसमें ज्यादातर देखा जाता है कि रिपीटेटिव डल काम करा जाता है। एडम स्मिथ ने 200 साल पहले 1776 में, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उनने स्पेशलाइजेशन, जॉब स्पेशलाइजेशन के इफेक्ट देखे थे, तो वो भी हम देखते हैं। उन्होंने क्या देखा कि अगर आप एक सिंपल टास्क को बार 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 करते जाओगे तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा और इवेंचुअली आप डम हो जाओगे, आप स्टूपिड और इग्नोरेंट हो जाओगे, बाकी किसी और जॉब को करने के आप केपेबल नहीं रहोगे, आपसे होगी नहीं कोई और जॉब। तो खासकर देखा जाता है कि जो पुराने वर्कर्स रहते हैं, जो एजेड वर्कर्स रहते हैं, वो चेंज रेजिस्टेंट रहते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता है जॉब में चेंज होना, तो उनके लिए सेम टाइप का स्पेशलाइजेशन करना ठीक है। लेकिन जो नए लोग रहते हैं वो चाहते हैं, जो ब्लू कलर वर्कर्स रहते हैं, उनकी एक स्टडी करी गई थी, तो सिर्फ 24% लोग, उनसे पूछा गया कि आप, अगर आपको वापस से शुरू करने का मौका मिले तो क्या आप वापस यही जॉब करोगे, फिर से यही जॉब करोगे, तो सिर्फ 24% बोला कि हाँ मैं यही टाइप का जॉब करूंगा। मतलब 76% लोग डिससेटिस्फाइड थे जो जॉब वो उस वक्त कर रहे थे उससे। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? जो लो लेवल अनस्किल्ड लेबर्स रहते हैं उनका, क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो डल, मीनिंगलेस, रिपीटेटिव वही वही काम बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, और उनके पास कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस भी नहीं रहती, या तो आप एक्सेप्ट करो या फिर काम ही मत करो, तो उनको ये करना पड़ता है। तो हमने इस एडम स्मिथ की स्टडी से ये पता चला कि एक्सेसिव जॉब स्पेशलाइजेशन जब होती है तो वो भी अनडिजायरेबल होती है, वो बर्डन कर देती है दूसरे वर्कर्स को जो एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि वो बार बार काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें अगर वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहिए तो हमें उन्हें ज्यादा कंट्रोल देना पड़ेगा और थोड़े ज्यादा वैरायटी ऑफ टास्क देने पड़ेंगे ताकि वो भी इन्वॉल्व हो सके। तो उसने 3 डायमेंशन बताया अलग अलग इकोनॉमिक्स ने। क्या होता है कि अगर इंसान को लग रहा है कि मैं एक मीनिंगफुल काम कर रहा हूं, अगर उसे लग रहा है कि मेरे काम से वैल्यू जनरेट हो रही है, वर्थवाइल काम है, तो वो और इन्वॉल्व होकर काम करेगा। एक्सपीरियंस रिस्पांसिबिलिटी, मतलब अगर इंसान को लग रहा है, इंसान को लगना चाहिए कि मैं पर्सनली रिस्पांसिबल हूं जो मैं काम कर रहा हूं उसके लिए, मैं अकाउंटेबल हूं उस चीज के लिए, तो वो और अच्छे से काम करेगा। फिर नॉलेज ऑफ द रिजल्ट, आप डिटरमिन करने की स्थिति में होनी चाहिए मोर और लेस कि मेरा जो काम है अच्छा हुआ या नहीं हुआ, मतलब वो मेजरेबल होना चाहिए जो काम आप कर रहे हो। ये 3 डायमेंशन होते हैं। अभी इसको पूरा करने के लिए ये 3 डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर ये 3 चीजें हैं तो फिर जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा कस्टमर को, एम्प्लॉय को। तो 5 डायमेंशन होते हैं जिससे हम इन 3 चीजों को पूरा करते हैं। कौन कौन सी होती है? स्किल वैरायटी, मतलब जो एम्प्लॉय है उसको हम थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क दें, जो उसकी स्किल है उससे थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क दें ताकि उसे लगेगा कि यस मैं कोई बहुत अच्छी चीज कर रहा हूं। फिर टास्क की आइडेंटिटी, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसको एक छोटे टास्क को हम निकाले और वो आइडेंटिफाई बोलना चाहिए, कब पूरा हो गया, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, उसे प्लान करना ईजी होना चाहिए। फिर टास्क का सिग्निफिकेंस, जो एम्प्लॉय उस पर काम कर रहा है, जो मैनेजर उस पर काम कर रहा है, उसे लगना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं उससे दूसरों की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है और मैं जो काम कर रहा हूं बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगता है कि वो पूरी इकोनॉमी चला रहा है, डॉक्टर को लगता है कि मैं पूरा देश चला रहा हूं। इसी तरह से जॉब का सिग्निफिकेंस, टास्क का सिग्निफिकेंस उससे लगना चाहिए कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। फिर ऑटोनॉमी, मतलब जो मैनेजर है, जो एम्प्लॉय है, उसे डिसीजन मेकिंग पावर देनी चाहिए कि काम को किस तरह करना है, किस ऑर्डर में करना है, इसकी उसकी वो डिसीजन लेने का, फैसला लेने का उसके पास राइट होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। फिर फीडबैक, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको दूसरे लोगों ने बताना चाहिए कि आपने जो काम करा वो इफेक्टिवली करा या नहीं करा। दूसरे लोगों से फीडबैक आता है तो वो और बेटर करता है, इंप्रूव करता है, अगर कोई अच्छी नहीं तो और अच्छी करता है, और अगर स्टैंडर्ड पे तो उसे और बेटर करने की कोशिश करता है। तो सॉल्यूशन क्या मिला जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए? कि स्पेशलाइजेशन की डिग्री बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टली जब आप करते हो तो टास्क कम कर देते हो, थोड़े से टास्क उसमें और डाल दो ताकि एम्प्लॉय और इंटरेस्टेड हो जाए। और वर्टिकली में क्या करते हो कि कंट्रोल आप थोड़ा सा बढ़ा दो, मतलब अगर एक मैनेजर, आपने उसको पूरे फर्म के मैनेजमेंट से हटा के आपने उसको डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, तो उस डिपार्टमेंट के हेड को थोड़ा सा बढ़ा दो, उसमें और एम्प्लॉइज डाल दो, उसमें और काम डाल दो, तो वो और इंटरेस्टेड हो जाएगा और उस तरह से उसका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो उसके पास, अगर आप एग्जांपल समझेंगे कि अगर कोई बंदा सिंगल काम कर रहा है तो उसकी जगह 3-4 लोग लगा लो ताकि वो जॉइंटली उसको कर सके और मैनेज कर सके किस तरह काम को करना है। वर्टिकली में एग्जांपल देखो कि आप डेलीगेट कर दोगे टीम को रिस्पांसिबिलिटी कि काम कैसे करना है, कब ब्रेक लेना है, कब इंस्पेक्शन करना है, किस तरह से करना है, वो सब आप दे दो, लेकिन फिर आप काम को करके देना पड़ेगा, तो उससे उसको रिस्पांसिबिलिटी फील होगी और वो और इन्वॉल्व होगा, उसका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो इस चैप्टर में हमने क्या किया, इस चैप्टर में देखा कि वर्क प्लेस क्या होता है, वर्क प्लेस में किसका डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उस चीज के लिए हम डिसीजन ले रहे हैं। तो वो कैसे होगा? जब आप सही चीज करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं देखेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 3 फैक्टर्स होते हैं कि इंडिविजुअल की खुद की वैल्यूज कैसी हैं, को-वर्कर्स आपको किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी फॉर मिसकंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि इंडिविजुअल क्यों एथिकली नहीं सोच के अपने बारे में सोचता है, जब उसके एक्सपीरियंस खराब हो जाते हैं, उसके टारगेट बहुत जल्दी पूरे करने होते हैं, जल्दी डिसीजन लेने होते हैं और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तब इश्यूज क्या क्या होते हैं? इस केस में कोई स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि कैसे एथिकल डिसीजन लिया जाए। तो इसमें 5 कैटेगरीज होती हैं जो इश्यूज रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है उसके। एक होता है बिजनेस रिलेशन, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिर फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, फिर कम्युनिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट। फिर हमने देखा जो कम्युनिकेशन रहता है उसमें अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट, फेक एडवर्टाइजमेंट, डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट होते हैं। फिर हमने देखा डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिसेस कितनी होती है, 5 टाइप की होती है, रिक्रूटमेंट में, स्क्रीनिंग में, प्रमोशन में, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डिसमिसल में। फिर हमने देखा स्वेट शॉप्स क्या होती है, स्वेट शॉप्स अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसको पीनलाइज ब्लैकलिस्ट करने की जरूरत है। फिर हमने देखा हैरेसमेंट क्या होता है और उसको खत्म करने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों को पनिश करा जाता है, कॉस्ट बनाया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस। फिर एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमने वो देखा। फिर हम देखा गाइडेंस क्या रहती है एथिक्स को मेंटेन करने के लिए वर्कप्लेस में। फिर वो 10 हमने देखी। उसके बाद हमने देखा एम्प्लॉय की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहती है। एम्प्लॉय के 4 राइट रहते हैं और उसकी एक ही ड्यूटी रहती है कि उसको काम पूरा करके देना है। अगर आपको राइट चाहिए तो आपको ड्यूटी पहले पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद देखा हमने कि फर्म की ड्यूटी क्या रहती है। 3 ड्यूटी रहती है फर्म की कि उसको फेयर वेजेस, फेयर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करनी है और जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है एम्प्लॉय को। जॉब स्पेसिफिक फिर उसके बाद हमने देखा कि हेल्थ एंड सेफ्टी मतलब सारे इक्विपमेंट दो, उनको हैजार्ड कम हो, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो कैसी क्या करनी होती है। जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब एम्प्लॉय को खुश रहना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं उससे कोई वैल्यू जनरेट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिर्फ 76% लोग सेटिस्फाइड अपनी जॉब से, मतलब बहुत ज्यादा डिसैटिस्फाइड है। तो जॉब को सेटिस्फाई करने के लिए 5 डायमेंशंस होते हैं कि आप स्किल चैलेंजिंग काम दो, टास्क आइडेंटिफाई करना होना चाहिए, टास्क सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ऑटोनॉमी रहनी चाहिए, फीडबैक अच्छा प्रोवाइड करो। और सॉल्यूशन क्या हुआ कि स्पेशलाइजेशन की डिग्री थोड़ी कम करो, टास्क बढ़ा दो, कंट्रोल थोड़ा बढ़ा दो, तो एम्प्लॉय को लगेगा कि मैं कोई जो चीज कर रहा हूं वो बहुत भारी चीज कर रहा हूं, उससे उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। दिस वाज द चैप्टर। ठीक है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।